नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। योगी मंत्रिमंडल विस्तार में 8 मंत्रियों ने ली शपथ। यूपी में शताब्दी राजधानी और गरीब रथ पर पथराव। गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा। नेपाल में भारतीय पर्यटकों के लिए नया नियम। फर्जी ट्रेडिंग ऐप से 37 लाख की साइबर ठगी। अब आगे के समाचार सुनिए विस्तार से। योगी मंत्रिमंडल विस्तार में 8 मंत्रियों ने ली शपथ। 2027 से पहले भाजपा ने साधे नए समीकरण। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के तहत 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 6 नए चेहरों को शामिल किया गया, जबकि 2 मंत्रियों को पदोन्नति दी गई। नए मंत्रियों में मनोज पांडेय, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र सिंह दलेर, हंसराज विश्वकर्मा और भूपेंद्र सिंह शामिल हैं। वहीं अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर को उच्च जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जाट, गुर्जर, लोधी और दलित समाज को साधने की रणनीति अपनाई है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई नए मंत्रियों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस मंत्रिमंडल विस्तार को भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक संतुलन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। मोदी योगी केमिस्ट्री पर अखिलेश का तंज, स्मृति ईरानी ने किया पलटवार। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, अच्छी बात नहीं, नमस्ते का जवाब नहीं। दरअसल समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद नेताओं का अभिवादन कर रहे थे, तभी मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन वीडियो में प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। इस पर भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर अनावश्यक राजनीतिक बयानबाजी का आरोप लगाया। मामला अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। योगी सरकार में पश्चिमी यूपी का दबदबा, मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश। योगी सरकार के नए कैबिनेट विस्तार में भाजपा ने पश्चिम यूपी, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जातीय व क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की रणनीति अपनाई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में अपेक्षाकृत नुकसान हुआ था, इसलिए इस बार अब उन क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दबदबा अब भी सबसे अधिक माना जा रहा है, जहां से करीब 20 से 25 मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि क्षेत्रीय संतुलन के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सामाजिक आधार दोनों को मजबूत किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी में नाराजगी, महिला एमएलए आशा मौर्य ने खोला मोर्चा। योगी सरकार 2.0 के कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा के भीतर नाराजगी की आवाजें भी सामने आने लगी है। महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य का नाम आखिरी समय तक मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा में था, लेकिन सूची से बाहर होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि पार्टी अब मौर्य समाज की अनदेखी कर रही है और दल बदल कर आने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की नाराजगी की भी चर्चा तेज है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा के भीतर संतुलन बनाए रखना नेतृत्व के लिए चुनौती बन सकता है। उत्तर प्रदेश में शताब्दी राजधानी और गरीब रथ पर पथराव, यात्रियों में दहशत। गाजियाबाद और दादरी स्टेशन के बीच कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ पर पथराव की घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई। शताब्दी एक्सप्रेस के C1 कोच की खिड़कियों के शीशे टूट गए, जिससे कोच में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के बाद इसी रूट से गुजर रही राजधानी और गरीब रथ पर भी पथराव की सूचना मिली। घटना के बाद आरपीएफ ने रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। रेलवे अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। IGRS रैंकिंग में रामपुर फिर नंबर 1, शिकायत निस्तारण में अन्य जिलों को पीछे छोड़ा। योगी सरकार की IGRS रिपोर्ट में रामपुर एक बार फिर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। अप्रैल महीने की रैंकिंग में रामपुर को 98.57% अंक मिले, जबकि पीलीभीत दूसरे नंबर और श्रावस्ती व अमेठी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।
IGRS के तहत प्रदेश के 49 विभागों के 109 कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है, जिसमें जन सुनवाई, विकास कार्य और राजस्व प्रबंधन जैसे मानक शामिल होते हैं। जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि प्रशासनिक दक्षता और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के कारण रामपुर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। रिपोर्ट को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में उत्साह देखा जा रहा है। जनगणना 2027 में अनाज वाले सवाल पर लोग परेशान, गेहूं और चावल में चुनना पड़ रहा है एक विकल्प। जनगणना 2027 की स्वगणना प्रक्रिया के दौरान पूछे जा रहे सवालों को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही है। खासतौर पर मुख्य अनाज वाले प्रश्न पर लोग आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि पोर्टल पर गेहूं, चावल और बाजरा में से केवल एक विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है। लोगों का कहना है कि उत्तर भारत में अधिकांश परिवार गेहूं और चावल दोनों का उपयोग करते हैं। ऐसे समय में एक विकल्प चुनना व्यवहारिक नहीं है। जनगणना अधिकारियों का कहना है कि इस सवाल का उद्देश्य क्षेत्रीय खाद्य आदतों का आकलन करना है, ताकि भविष्य की योजनाएं उसी आधार पर तैयार की जा सके। ब्रजभूषण सिंह की क्रिप्टिक पोस्ट से बड़ी सियासी हलचल। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले उन्होंने लिखा, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह का नाम संभावित मंत्रियों की सूची के चर्चा में था, लेकिन अंतिम सूची में जगह नहीं मिल सकी। इसके बाद ब्रजभूषण सिंह की नाराजगी की चर्चा तेज हो गई। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस पोस्ट को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। नेपाल में भारतीय पर्यटकों के लिए नया नियम, 30 दिन बाद जब्त होगी गाड़ी। नेपाल की बालन सरकार ने भारतीय पर्यटकों के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत तब भारतीय वाहन अधिकतम 30 दिन तक ही नेपाल में रह सकेंगे। तय सीमा पार होने के बाद वाहनों को जब्त किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय वाहनों की एंट्री और नेपाल में रहने का अवधि का पूरा रिकॉर्ड अब डिजिटल सिस्टम के जरिए रखा जाएगा। मालवाहक ट्रकों के लिए भी अलग नियम बनाए गए हैं, जिनके अनुसार उन्हें निर्धारित समय के भीतर नेपाल छोड़ना अनिवार्य होगा। वहीं सीमा क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों को नेपाली बाजारों में 12 घंटे तक मुफ्त प्रवेश की सुविधा मिलेगी। नए नियमों को लेकर सीमा क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। रेन रेन गो अवे पर यूपी मंत्री की आपत्ति, बोले भारतीय संस्कृति के खिलाफ है राइम। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अंग्रेजी नर्सरी राइम रेन रेन गो अवे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में बारिश को जीवनदायी और शुभ माना जाता है, जबकि इस राइम में बारिश को जाने के लिए कहा जाता है। मंत्री ने कहा कि बच्चों को ऐसी कविताएं पढ़ाई जानी चाहिए जो भारतीय संस्कार और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे। इससे पहले वे जॉनी जॉनी यस पापा राइम पर भी सवाल उठा चुके हैं। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई है। वाराणसी दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई तेज, 20 भवन गिराए गए, 25 और निशाने पर। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत ध्वस्तीकरण अभियान फिर से तेज हो गया है। प्रशासन ने शनिवार को जेसीबी और हथौड़ों की मदद से 20 भवन गिरा दिए, जिनमें 17 पंजीकृत और 3 जर्जर मकान शामिल थे। पूरे अभियान की निगरानी ड्रोन कैमरों से की गई और इलाके में भारी पुलिस तथा अर्धसैनिक बल तैनात रहा। अधिकारियों के अनुसार कुल 184 भवनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 1/3 की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने भवन मालिकों से जरूरी दस्तावेज जल्द जमा करने की अपील की है, ताकि मुआवजा और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। नीट कट ऑफ को लेकर बड़ा अनुमान, बीएचयू और केजीएमयू में एमबीबीएस के लिए चाहिए होंगे ऊंचे नंबर। नीट 2026 परीक्षा के लिए अब मेडिकल एडमिशन को लेकर कट ऑफ की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के टॉप मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन के लिए इस बार कट ऑफ काफ़ी ऊंचा जा सकता है। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कट ऑफ 620 से 630 के बीच रहने का अनुमान है, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए यह 6 से 15 से 620 तक जा सकता है। बीएचयू के आईएमएस और केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कट ऑफ करीब 680 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। परीक्षा परिणाम आने से पहले ही लाखों स्टूडेंट्स और अभिभावकों की नज़र अब संभावित कट ऑफ पर टिकी हुई है।
कानपुर में बनेगा देश का पहला एयरोनॉटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, फ्रांस देगा प्रशिक्षण सहयोग। कानपुर का NSTI अब देश का पहला एरोनॉटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है। यह परियोजना केंद्र सरकार की PM-SETU योजना और फ्रांस सरकार के सहयोग से विकसित की जाएगी। इस सेंटर में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट सिस्टम, एविएशन मेंटेनेंस और आधुनिक विमानन मशीनों से जुड़ी उन्नत ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि फ्रांस के विशेषज्ञ यहां आकर पहले प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे, जिसके बाद वही प्रशिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे। इस पहल से कानपुर और आसपास के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैरियर के लिए अवसर खुलने की उम्मीद है। परियोजना को लेकर तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में उत्साह देखा जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटा कैंटर, मासूम समेत 3 की मौत। गंगा एक्सप्रेसवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में 2 महिलाओं और 8 महीने के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन बरेली से पंजाब के लुधियाना जा रहा था, तभी हापुड़ के पास तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। खेत में उगाइए नाइट्रोजन का पावर हाउस, 40 दिन की फसल बचाएगी यूरिया का भारी खर्च। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और यूरिया पर निर्भरता कम करने के लिए ढैंचा जैसी हरी खाद वाली फसल अपनाने की सलाह दी है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसान 35 से 40 दिन तक ढैंचा की फसल को खेत में पलट दें तो मिट्टी में प्राकृतिक नाइट्रोजन की मात्रा तेजी से बढ़ती है। इससे अगली फसल को भरपूर पोषण मिलता है और खेत की जल धारण क्षमता भी बेहतर होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को मूंग जैसी दलहन फसलों को फसल चक्र में शामिल करने की भी सलाह दी है, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। वाराणसी में कूड़े के पहाड़ की जगह बनेगा मियावाकी जंगल, 50 करोड़ की योजना तैयार। वाराणसी के करसड़ा क्षेत्र में वर्षों से जमा 12.5 लाख टन कचरे के पहाड़ को अब बायो माइनिंग की तकनीक से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए की विस्तृत योजना तैयार की है। कचरा हटाने के बाद खाली होने वाली जमीन 25 एकड़ जमीन पर जापानी मियावाकी पद्धति से घना जंगल विकसित किया जाएगा, जो शहर के लिए हरित फेफड़ों की तरह काम करेगा। परियोजना के तहत कचरे से बायो कोयला और अन्य उपयोगी सामग्री भी तैयार की जाएगी। अधिकारियों का दावा है कि अगले 1.5 साल में वाराणसी को इस पुराने कचरे से स्थायी राहत मिल सकती है। फर्जी ट्रेडिंग ऐप से 37 लाख की साइबर ठगी, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर गायब हुए ठग। लखनऊ में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए एक व्यक्ति से 37 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने गूगल लिंक के माध्यम से एक कथित स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी का ऐप डाउनलोड किया और बाद में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में कंपनी द्वारा भेजे गए दस्तावेज और पंजीकरण प्रमाण पत्र सही लग रहे थे, जिससे उनका भरोसा बढ़ गया। लेकिन जब उन्होंने निवेश की गई रकम वापस मांगनी चाहिए तो उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया गया। इस मामले की शिकायत साइबर सेल और स्थानीय पुलिस में दर्ज कराई गई है। 2 पत्नियों और 3 बेटों के साथ चलाता था गांजा तस्करी का नेटवर्क, अलीगढ़ पुलिस ने पूरे परिवार को पकड़ा। अलीगढ़ पुलिस ने गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी शकील, उसकी 2 पत्नियों रुखसाना और शबाना तथा बेटों आरिफ, नदीम और फैजान को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शकील अपने परिवार के साथ मिलकर ओडिशा में गांजा लाकर उत्तर प्रदेश में बेचता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 39 किलो गांजा, 1 लाख रुपए नकद, तमंचे और पैकिंग सामग्री बरामद की है। जांच में पता चला कि आरोपी घर में छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर सप्लाई करते थे। एएसपी नीरज जादौन ने कार्रवाई करते हुए टीम को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गर्मियों में यात्रियों को राहत, उधना जयनगर ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलेगी लखनऊ गोरखपुर मार्ग से। रेल प्रशासन ने गर्मियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उधना जयनगर ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। यह अनारक्षित विशेष ट्रेन लखनऊ गोरखपुर मार्ग से होकर संचालित की जाएगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन 16 मई को उधना से रवाना होगी और रास्ते में कानपुर सेंट्रल, मानक नगर, लखनऊ, गोंडा, बस्ती तथा गोरखपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। रेलवे का कहना है कि इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को गर्मियों में यात्रा करने में काफ़ी राहत मिलेगी। संत प्रेमानंद महाराज की मांग, ब्रज में बंद हो मांस और शराब की बिक्री। मथुरा वृंदावन में शराबबंदी की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। बागेश्वर धाम के बाद अब संत प्रेमानंद महाराज ने भी ब्रज में मांस और शराब की बिक्री बंद करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि ब्रज 84 कोष जैसे पवित्र क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसे कदम बेहद जरूरी हैं। संत के इस बयान के बाद धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय भी बनता जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के नेता को देर रात गोली मारकर फरार हुए बदमाश, लखनऊ में हड़कंप। लखनऊ में पुलिस चौकी से कुछ ही दूर पर भाजपा युवा मोर्चा नेता ने श्याम चेतन तिवारी को गोली मार दिए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बदमाशों ने देर रात 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली चेतन की कमर में लगी। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत KGMU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में घटना को पुरानी रंजिश और पोस्टर लगाने के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं आसपास लगे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को दिया मंत्र, बैडमिंटन में शटलकॉक की तरह सपनों को मत गिरने दो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित बाबू बनारसी दास यूपी बैडमिंटन अकादमी में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बैडमिंटन में खिलाड़ी शटलकॉक को जमीन पर गिरने नहीं देता, उसी तरह जीवन में भी अपने सपनों और हौसलों को टूटने नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अनुशासन, लगातार अभ्यास और आत्मविश्वास को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेलों का माहौल तेजी से विकसित हो रहा है और अब राज्य के युवा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से लगभग 1400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मदरसा छात्रों को मुफ्त मिलेगी डेंटल किट, मौखिक स्वच्छता अभियान शुरू करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मदरसा छात्रों के दंत स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। विभाग ने कोलगेट-पाल्मोलिव के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत विशेष कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। योजना के तहत मदरसा और अन्य अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त डेंटल किट उपलब्ध कराई जाएगी और मौखिक स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी और कंपनी अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें नियमित दंत जांच और स्वास्थ्य संसाधनों की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई। सरकार का कहना है कि यह पहल बच्चों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफसा की तलाश तेज, पुलिस ने 7 ठिकानों पर की छापेमारी। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की तलाश में गाजीपुर और मऊ पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 7 संभावित ठिकानों पर छापेमारी की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आफसा अंसारी कई आपराधिक मामलों में वांछित है और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक इरज राजा ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान कई अहम जानकारियां और दस्तावेज जुटाए गए हैं। पुलिस अब आफसा के करीबियों और संभावित ठिकानों की भी जांच कर रही है। लंबे समय से फरार चल रही आफसा अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन ने दबाव बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश मौसम में बदलाव, अगले 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत। यूपी में मौसम लगातार करवट बदल रहा है और IMD ने अगले 2 दिनों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। शनिवार शाम कई जिलों में तेज हवाओं और झमाझम बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसम प्रभावों के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं
चलने की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों ने लोगों को खुले स्थानों पर और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों को भी मौसम अपडेट पर नज़र बनाए रखने को कहा गया है।